नमस्कार और राम राम भाइयों। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड जो वर्ल्ड कप का मुकाबला होने वाला है, उसके लिए हमारी ग्रैंड लीग की टीम क्या होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा पिच रिपोर्ट, यानी पिच किस तरह की है और किस तरह की गेंदबाजों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फिर मैं बात करूंगा प्लेइंग 11 और उनके स्टेट्स की, यानी वो किस तरह की फॉर्म में हाल फिलहाल में चल रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पर आपको उसी आधार पर बताऊंगा हमारे फिक्स खिलाड़ी कौन से होने वाले हैं और ट्रम्प प्लेयर कौन से होने वाले हैं। और फिर मैं आपके सामने यहाँ पर बनाऊंगा ग्रैंड लीग की टीम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप क्रिकेट वाला पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई को थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए। तो मैं बात करूं अगर इस मैच की, तो ये खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। और इसकी पिच की मैं बात कर लूँ तो ये काली मिट्टी की बनी हुई पिच है। और काली मिट्टी की बनी हुई पिच की खूबी ये होती है कि पूरे मैच के दौरान ये एक समान बनी रहती है, यानी कि पहली पारी में भी और दूसरी पारी में भी ये एक ही तरह का बिहेव करती है। और यहाँ पर इस काली मिट्टी की वजह से तेज गेंदबाजों को मिलता है अतिरिक्त उछाल, यानी कि इस मैच में मिलने वाली है तेज गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद। और ये तकसीद करती है हमारे जो है रिकॉर्ड भी रहे हैं पिछले 5 मैचों के। और मैं आपको बता दूं पिछले 5 मैचों की अगर बात कर लूँ तो यहाँ पर तेज गेंदबाजों को जो 56 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को जो है यहाँ पर 26 विकेट मिले हैं। यानी तेज गेंदबाजों को विकेट मिलने के चांसेस यहाँ पर डबल होते हैं बजाय स्पिनर्स के। तो उसी को हम इस पिच रिपोर्ट से ध्यान रखेंगे। और बात कर लूँ मैं यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न की, तो इस पिच पर अब तक भी जितने मुकाबले खेले गए हैं उनमें कभी भी जो है 200 से नीचे स्कोर नहीं बना है। और 250 से नीचे यहाँ पर 3 बार स्कोर बना है। और 300 से नीचे भी यहाँ पर, 300 से ऊपर भी यहाँ पर 3 बार स्कोर बना है। यानी इस पिच पर अच्छा खासा स्कोर बना है। और इस वेन्यू पर जो मैच खेले गए हैं उसमें 8 मुकाबलों में 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को सफलता मिली है और 3 बार जो है बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को सफलता मिली है। यानी पहले बल्लेबाजी करनी थोड़ी सी यहाँ पर आसान होती है और बाद में बल्लेबाजी करनी थोड़ी मुश्किल होती है। तो अगर हम बात करें इस मैच की, तो न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड ये उसी तरह का मुकाबला होने वाला है जैसे पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का है। तो उस मुकाबले में कुछ लोगों ने काफ़ी बड़ी गलती कर दी थी कि नीदरलैंड के प्लेयर्स अपनी टीम में जो है लिए ही नहीं थे। लेकिन ये मुकाबला आपको बहुत अच्छा और बैलेंस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर हम, हमारी पहली कोशिश होगी कि हम बैलेंस टीम बनाएं। लेकिन मेरी ग्रैंड लीग की टीम में तो कुछ ट्रम्प प्लेयर, कुछ यूनिक प्लेयर हमेशा होते ही हैं जो हमेशा आपको जिताकर ले जाते हैं। तो अभी तक अगर आप नहीं जीत पाए हैं और यहाँ पर आ गए हैं तो समझिए कि अब आपकी टेंशन खत्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है हमारी टीमों को जीतने में। हमारी कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त जाती है, चाहे बात एशिया कप की हो और जिस तरह की वर्ल्ड कप की बिगनिंग हुई है उसमें तो आप देखते रहिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी हमारी बहुत ज़बरदस्त है। और मैं पक्का आपको बता रहा हूँ कि 90% से ऊपर हमारे यहाँ चांसेस होते हैं हमेशा विनिंग करने के। तो चलिए इस मैच के बारे में हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 से। तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको डेवन कॉनवे दिखेंगे खेलते हुए विल यंग के साथ। तो डेवन कॉनवे के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं, पिछले मैच में तो उन्होंने 150 प्लस का स्कोर बनाया है। और विल यंग पिछले मैच में जो है बहुत जल्दी आउट हो गए थे। तो इस मैच में दोनों अगर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर रही है तो दोनों ही प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोनों प्लेयर्स को मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ। हालांकि विल यंग जो है पिछले मुकाबले में 0 रन पर यहाँ पर चले गए थे, यानी उनको गोल्डन डक मिला था। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है। और जिस तरह की नीदरलैंड की गेंदबाजी है उसके खिलाफ मुझे लगता है कि इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। और मेरी जो है पहली पिक होने वाली है इस मैच के लिए, जो ट्रम्प पिक होने वाली है वो होने वाली है विल यंग की, क्योंकि पिछले मुकाबले में जो फेल रहे हैं बड़े खिलाड़ी हैं और नीदरलैंड की गेंदबाजी इनको काफ़ी पसंद आने वाली है। और डेवन कॉनवे को भी हम अपनी टीम में रखेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये मेरी कौन सी टीम में होंगे ग्रैंड लीग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पर यहाँ पर एज यूजुअल आपको दिख जाएंगे पिछली बार की तरह रविंद्र सचिन। और ये खिलाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, लेकिन इनका सिलेक्शन जो है सबसे हाई चला गया, यानी पूरे टूर्नामेंट में 90% के आसपास लोग बाग अब इनको सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जीएल में अगर आप इनके साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर चांसेस आपके बहुत कम है कि आप भी विनिंग कर लो। तो आप इनको जो स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हैं, हेड टू हेड में ट्राई कर सकते हैं। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जीएल में भी हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन इस बार वीसी या कैप्टन के कंटेंडर हम इनको नहीं बनाएंगे। चौथे नंबर पर आपको एज यूजुअल यहाँ खेलते दिखेंगे डैरेल मिचेल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में। पिछले मैच में तो इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला ही नहीं, लेकिन इस मैच में मुझे डेफिनेटली पता है न्यूजीलैंड का एक ओपनर कोई जल्दी जाने वाला है और इनकी बल्लेबाजी डेफिनेटली आएगी और ये यहाँ पर बड़ा स्कोर लगाते हुए आपको दिखेंगे। अगर मैं इनकी रिसेंट की फॉर्म की बात कर दूँ तो
एक मैच में 4 रन बनाए, फिर 2 विकेट लिए, 59 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया है। फिर इन्होंने जो है 25 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया है। लेकिन इनकी फॉर्म अगर और पीछे की भी देखी जाए तो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है और न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट के बल्लेबाज है। इस मैच के लिए अगर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पहले आए या बाद में, ये हमारे एक फिक्स प्लेयर होने वाले हैं और इस मैच के लिए मैं इनको ग्रैंड लीग में जो है वाइस कैप्टन का कंटेंडर रखूंगा, क्योंकि आपको साथ ही साथ जो है 6-7 ओवर या 4-5 ओवर भी करते हुए दिखेंगे, क्योंकि एक टीम काफ़ी बड़ी है, एक टीम काफ़ी छोटी है। तो यहाँ पर जो है लातम इनको ट्राई करेंगे गेंदबाजी में भी और आपको आसानी से 4-5 ओवर करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर इनके चांसेस बढ़ जाएंगे विकेट लेने के भी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टॉम लैथम की, तो टॉम लैथम न्यूजीलैंड के कप्तान है और उसी कंडीशंस में आप इनको ट्राई करिए जब न्यूजीलैंड जो है पहले बल्लेबाजी करने वाली हो, क्योंकि बाद अगर बल्लेबाजी करेगी तो मुझे नहीं लगता इनको बल्लेबाजी का फिर मौका लगने वाला है। बहुत वैसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कौन सी टीम का विकेट कीपर हम लेके चलने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं छठे नंबर पर ग्लेन फिलिप्स। तो ग्लेन फिलिप्स जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वर्ल्ड कप के ओपनिंग मुकाबले में भी अपने इन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं। और इनकी रिसेंट की फॉर्म देख ली जाए तो 72 रन बनाए एक मैच में, फिर 25 बनाए हैं, फिर 3 रन बनाए हैं, फिर 43 रन बनाए हैं और फिर 2 विकेट लिए। यानी लास्ट मुकाबले में इन्होंने 2 विकेट लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर ये इंग्लैंड जैसे बल्लेबाजों को जो है अपनी स्पिन से जो घुमा सकते हैं, यानी 2 विकेट ले सकते हैं, तो नीदरलैंड के खिलाफ भी गेंदबाजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्लेयर हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एज एन ऑलराउंडर इस टीम में आजकल ये खेल रहे हैं। बल्लेबाजी में भी आपको मुझे लगता है अगर इनको पहली पारी में मौका मिला बल्लेबाजी करने का तो ये 20-30 गेंदों पर आपको 40-50 रन बना के देंगे और यहाँ पर 4-5 ओवर भी करने वाले हैं, तो एक आध विकेट भी ले सकते हैं, तो एक सेफ खिलाड़ी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 7वें नंबर पर, तो यहाँ पर आपको दिखेंगे मार्क चैपमैन। और मार्क चैपमैन को आप तभी ट्राई करिए जब न्यूजीलैंड की पहले बल्लेबाजी आई। वैसे खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, प्रैक्टिस मैच में भी सेंचुरी लगाई थी पाकिस्तान के खिलाफ और इनका हाल फिलहाल का रिकॉर्ड अगर मैं देख लूँ तो 40 रन बनाए, 43 रन बनाए हैं, 65 रन इन्होंने बनाए, नॉट आउट, फिर 20 रन बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, टिक कर खेलना जानते हैं और एंड के ओवर में यानी डेथ ओवर्स में अगर ये बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो लंबी लंबी हिट भी लगाते हैं। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आप स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद 8वें नंबर पर आपको इस मैच में दिखेंगे जिम मिनीसम। जिम मिनीसम इसलिए भी दिखेगी क्योंकि ये पिच जो है वो तेज़ गेंदबाजों को सपोर्ट करती है और जिम मिनीसम भी अच्छी खासी जो है गेंदबाजी आजकल कर रहे हैं। बल्लेबाजी में उनको बहुत ज़्यादा जो है मौका मिल नहीं पाता है और हाल फिलहाल की उनकी फॉर्म भी अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा कोई खास उनकी फॉर्म लगी हुई नहीं है। आप स्मॉल लीग के ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 9वें नंबर पर यहाँ पर मिचेल सैटनर। तो इस पिच पर ये इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं और यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने मैच में वर्ल्ड कप के इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फंसाया था, जिस तरह खास तौर पर इन्होंने जोनी बैरिस्टो को पिच से बाहर खींच लिया था, यानी उनको मौका दे ही नहीं रहे थे वो हाथ खोलने का और बहुत कसी हुई लाइन पे ये गेंदबाजी करता है। तो बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है और आप नज़र बनाए रखिएगा। मैंने पहले ही प्रेडिक्शन किया था न्यूजीलैंड के लिए डेवन कॉनवे और मिचेल सैटनर वो ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं इस टूर्नामेंट में कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट की जो है दौड़ में ये बने रहेंगे। यानी इंपॉर्टेंट प्लेयर है और स्पिन के लिए अगर आपको चाहिए कोई स्पिनर इस टीम में और न्यूजीलैंड पहले गेंदबाजी करती है तो इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। उसके बाद 10वें नंबर पर आपको दिखेंगे मैट हेनरी। तो मैट हेनरी के लिए भी मेरी यही बात रहती है कि उस तरह का गेंदबाज है, इनको पिच से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पेस जनरेट करते हैं और लाइन लेंथ इनकी बहुत ही दुरुस्त रहती है, आगे गेंदबाजी करते हैं, स्विंग यो इनको मिल ही जाती है और बहुत ही कंसिस्टेंट गेंदबाज है। और हाल फिलहाल का इनका प्रदर्शन अगर मैं देख लूँ तो वो ट्रेंट बोल्ट के बराबर ही गेंदबाजी कर रहे हैं। एक मैच में इन्होंने 1 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 0 विकेट लिया और लास्ट मैच की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लैंड के खिलाफ तो पूरी टीम को इन्होंने बैठा दी थी, अकेले 3 विकेट लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और मस्ट पिक सिलेक्शन इस मैच के लिए होने वाले हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा ही जीएल में कौन से खिलाड़ी मैं ट्राई करने वाला हूँ। और 11वें नंबर पर आ जाते हैं मिस्टर ट्रेंट बोल्ट। तो ट्रेंट बोल्ट पिछले मैच में चूक गए थे, लेकिन जिस तरह की हैदराबाद की पट्टी है वो इनको बहुत ही सूट आने वाली है। ये कुछ उसी तरह की पिच है जिस तरह की न्यूजीलैंड में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर शुरुआत में इनको मूवमेंट मिलने वाला है और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की पहले गेंदबाजी आती है तो आप मेरी बात को याद कर लीजिए, मार्क माय वर्ड, कि ये 3 विकेट आपको आसानी से लेके देने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, फिक्स प्लेयर है। आप इनको जीएल में ट्राई करें, स्मॉल लीग में ट्राई करें, हेड टू हेड में ट्राई करें,
बाकी मैं आपको बता दूंगा कि मेरे जीएल में कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं। तो ये हो गई न्यूजीलैंड की ओवरऑल एनालिसिस। अब मैं एनालिसिस कर लेता हूँ टीम की जो है नीदरलैंड की, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ग्रैंड लीग की टीम। और अगर यहाँ तक आप बने हुए वीडियो में तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो बात करूँ अगर मैं नीदरलैंड की टीम की, तो यहाँ पर मिलेंगे आपको विक्रमजीत सिंह ओपनिंग में मार्क दाऊद के साथ, और दोनों ही खिलाड़ी जो है बहुत ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं। और पिछले मैच में जो विक्रमजीत सिंह ने एक अच्छी नोक खेली थी, और दाऊद तो जो है अटैकिंग बल्लेबाजी के लिए जाने ही जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर नीदरलैंड की पहले बल्लेबाजी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ओपनर्स पे आप बहुत ज़्यादा दाव ना लगाए, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट और मार्क हेनरी इनको जो है आसानी से जो है खा ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, अच्छी फॉर्म में भी है। अगर मैं इनकी रिसेंट की फॉर्म की बात कर लूँ विक्रमजीत सिंह की, तो 110 रन बनाए, 40 रन बनाए, 13 रन बनाए, 9 रन बनाए, और पिछले मैच में भी इन्होंने 52 रन बनाए थे, और गेंदबाजी भी इनको 2-3 ओवर मिल जाते हैं। तो अगर आपको ओपनर्स में से कोई खिलाड़ी ट्राई करना है नीदरलैंड का, तो आप विक्रमजीत सिंह के साथ जा सकते हैं। बाकी मैक्स दाऊद अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन रिसेंट की फॉर्म इनकी बहुत ही हल्की है। 20 रन बनाए, 33 रन बनाए, 7 रन बनाए, 0 रन बनाए, 5 रन बनाए, यानी बिल्कुल भी ये बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है। और जिस तरह की गेंदबाजी न्यूजीलैंड के जो है तेज़ गेंदबाज कर रहे हैं, मुझे लगता भी नहीं है कि इस मैच में फॉर्म में आने वाले हैं। तो इनको जो है आज के लिए हम अपनी टीम से बाहर ही बैठा देंगे। तो तीसरे नंबर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे आएंगे एक्करमैन। ये इम्पॉर्टेंट प्लेयर है नीदरलैंड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। गेंदबाजी से भी और बल्लेबाजी से भी आपको रन दिलाने वाले हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दिलाने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये। और मैं इनके हाल फिलहाल की अगर फॉर्म भी देख लूँ तो 22 रन बनाए, फिर 6 रन बनाए, 1 विकेट लिया, फिर उन्होंने 31 रन बनाए, फिर एक मैच में इन्होंने 17 रन बनाए हैं और 2 विकेट लिए, यानी लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट भी लिए थे और 17 रन बनाए थे। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, और इनके पुराने प्लेयर्स में से एक प्लेयर है। इस मैच में भी मुझे लगता है कि एक ट्रम्प पिक हो सकते हैं, और जिस तरह की ये पट्टी है ये इनकी गेंदबाजी को भी काफ़ी सूट आने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन पर नज़र रखिएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाते हैं नीदरलैंड की टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी, मिस्टर डिपेंडेबल जो है बॉस डी लीडे। और पिछले मैच में तो इन्होंने धमाल ही मचा दिया था, एक तरफा उस तरह का खेल दिखाया था इन्होंने कि पाकिस्तान के मुंह से जो है इन्होंने मुकाबला छीन ही लिया था। बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है, चाहे बात गेंदबाजी की हो, चाहे बात बल्लेबाजी की, और चाहे बात फील्डिंग की हो, तीनों ही डिपार्टमेंट में ये खिलाड़ी जो है अव्वल दर्जे का है। फॉर्म की अगर इनकी मैं बात कर लूँ तो 103 रन बनाए हैं एक मैच में, फिर 3 विकेट लिए हैं, फिर 2 विकेट लिए हैं, फिर 67 रन बनाए और 4 विकेट लिए हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है अपने ओपनिंग मैच में वर्ल्ड कप में, ये बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह से युवराज ने दी थी, और 5 विकेट लिए थे। बस ये मौका चूक गए वहाँ पर 5 विकेट लेने का, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है, और आप इनको जो है एक फिक्स प्लेयर की तरह यूज कर सकते हैं, और वाइस कैप्टन के इस मैच में भी दावेदार रहेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है, इन पर नज़र रखिएगा आप। इसके बाद आते हैं निदा मारू। तो इनकी फॉर्म की बात कर ली जाए तो बहुत ख़राब फॉर्म इनकी लगी हुई है भाई। 0 रन बनाए हैं, 2 रन बनाए हैं, 10 रन बनाए, 0 रन बनाए, 5 रन बनाए। पिछले मैच में भी इनको कुछ अता पता नहीं चला शादाब खान की गेंद का, तो सॉरी हारिस रऊफ की गेंद का। तो मुझे लगता नहीं है यहाँ पे न्यूजीलैंड की गेंदबाजी के सामने बहुत ज़्यादा टिकने वाले हैं, इन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉट एडवर्ड्स की, जो कप्तान है यहाँ पर। खिलाड़ी तो ये अच्छी है, पिछली बार जो है चूक गई यहाँ पर, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अगर आपको भरोसेमंद कोई खिलाड़ी चाहिए नीदरलैंड की तरफ से तो इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकते हैं। इनकी फॉर्म की मैं बात कर लूँ तो बहुत हल्की सी फॉर्म चल रही है। 4 रन बनाए, 25 रन बनाए, 1 रन बनाया, 14 रन बनाए और 0 रन बनाए हैं। तो यानी कि फॉर्म में है नहीं, लेकिन क्लास है खिलाड़ी की। और न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर इनकी पहले बैटिंग आती है तो इम्पोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, आप इनको रख सकते हैं बीच में मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने के लिए। अच्छे खिलाड़ी हैं, देखते हैं इनका क्या करते हैं बाद में। उसके बाद आ जाते हैं जुल्फिकार। तो जुल्फिकार ठीक ठाक जो है ऑलराउंडर है, यहाँ पे स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और इनकी रिसेंट की फॉर्म में देख लूँ तो 33 रन बनाए हैं, फिर 33 रन बनाए हैं, फिर 6 रन बनाए, 2 विकेट लिए। और लास्ट मैच की अगर मैं बात कर लूँ तो 10 रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं लिया था। तो जुल्फिकार से अच्छे ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, तो इस मैच के लिए हम जुल्फिकार को छोड़ देते हैं। फिर आते हैं 8वें नंबर पर यहाँ पर वांडर मर्वे। तो वांडर मर्वे पहले आईपीएल में भी खेले हैं, हैदराबाद की तरफ से खुद खेल चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बैंगलोर की तरफ से भी ये खेले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। इंडिया में खेलने का काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। और इस मैच के लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पिक हो जाते हैं अगर आपको एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए तो। इनके हाल फिलहाल की फॉर्म भी ठीक ठाक है,
और मैं आपको बता दूं इनकी जो है फॉर्म 3 विकेट लिए एक मैच में, फिर 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 4 रन और 1 विकेट। लास्ट मैच में भी इन्होंने 1 विकेट लिया था। अच्छे खिलाड़ी है। उसके बाद 9वें नंबर पर आ जाते हैं वॉन बीक। तो ये तेज़ गेंदबाज है, अच्छे तेज़ गेंदबाज है, लगातार जो है विकेट लेते रहते हैं, अच्छी पेस पे गेंदबाजी करते हैं। और पिछले मुकाबले में भी इन्होंने जो है पाकिस्तान के ओपनर्स को बहुत ज़्यादा तंग किया था, खासतौर पर फ़खर जमान को भी और इमाम को भी जो है इन्होंने हिलने नहीं दिया था। तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं। और इनकी फॉर्म की अगर बात कर ली जाए तो भाई मैंने पिछली बार भी बताया था, बंडल में विकेट लेता है ये बंदा। और 4 विकेट लिए एक मैच में, फिर 4 विकेट लिया, फिर 0 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया, फिर 4 रन बना के 1 विकेट लिया। इस मैच में इन्होंने जो है पिछले में 1 विकेट लिया था। तो इस मैच में मुझे लगता है कि 2 विकेट लेने वाले हैं अगर पहले इनकी गेंदबाजी आती है। फिर उसके बाद 10वें नंबर पर यहाँ पर दिखेंगे आपको मिकरेन। तो मिकरेन भी बहुत कंसिस्टेंट जो है मीडियम फास्ट गेंदबाज है, इनकी तरफ हम नहीं जाएंगे इस मैच में। उसके बाद 11वें नंबर पर आ जाते हैं आर्यन दत्त। तो एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं, ऑफ स्पिनर हैं और पिछले मैच में इन्होंने जो शुरुआत में गेंदबाजी की थी और बहुत ज़्यादा परेशान किया था पाकिस्तान के बल्लेबाजों को। तो मुझे लगता है वहाँ पर न्यूजीलैंड की लाइनअप में आपको खप्पे बल्लेबाज भी देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लगता है कॉनवे को फंसा भी सकते हैं। तो इस मैच के लिए एक ये भी यहाँ पर फिक्स जो है चॉइस बन जाते हैं। 4-5 मेरे फिक्स खिलाड़ी हो जाते हैं नीदरलैंड की तरफ से। तो उसमें एक आर्यन दत्त भी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अच्छे प्लेयर हैं, इन पर भी नज़र रखिएगा। और अगर मैं आपको दोनों टीमों की जो है परफॉर्मेंस देखने के बाद हाल फिलहाल की किस तरह की रही है, किस तरह की खिलाड़ी फॉर्म में है, अपनी अगर मैं ग्रैंड लीग की टीम बनाना चाहूँ और आपको बताना चाहूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे ट्रम्प प्लेयर कौन से होने वाले हैं। तो नीदरलैंड की तरफ से मैं ट्रम्प प्लेयर में यूज़ करने वाला हूँ एक्करमैन को। और दूसरे जो मेरे यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं डी लिडे होने वाले हैं। और एक और ट्रम्प प्लेयर आप डी लिडे या एक्करमैन की जगह आप यहाँ पर आर्यन दत्त को ले सकते हैं। और न्यूजीलैंड की तरफ से अगर मैं ट्रम्प प्लेयर की बात कर दूँ तो यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट और विलियम इस मैच के लिए मुझे लगता है कि ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं। और अगर न्यूजीलैंड कोई नए खिलाड़ी को चांस देता है तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्रिकेट की, जब भी कोई टीम नए खिलाड़ी को चांस देती है और वो खेलते हैं किसी स्मॉल टीम के खिलाफ तो उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आती है। तो न्यूजीलैंड अगर किसी नए खिलाड़ी को यहाँ पर मौका देती है तो डेफिनेटली आप टीम में ऐड कर लीजिएगा। और चलिए अब बनाते हैं हम अपनी ग्रैंड लीग की टीम। तो ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए हम आ गए हैं ड्रीम 11 के इंटरफेस पर। तो विकेट कीपर में मेरी एक चॉइस है डेवन कॉनवे। और बल्लेबाजों की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर एक सिलेक्शन मेरा हो जाएगा डैरल मिचेल। इसके अलावा यहाँ मैं ग्लेन फिलिप्स को ट्राई करने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पर वीरेंद्र सिंह और विल यंग को ट्राई करने वाला हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर बैस लीडे हो जाएंगे, एक्करमैन हो जाएंगे और यहाँ पर मैं मिचेल सेटनर को ट्राई करने वाला हूँ। और गेंदबाजों की अगर बात कर लूँ तो लॉन वैन विक को मैं ट्राई करने वाला हूँ, ट्रेंट बोल्ट को ट्राई करने वाला हूं और यहाँ पर मैं एक और मैट हेनरी को ट्राई करने वाला हूं। और प्रीव्यू करके मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैंने क्यों किस खिलाड़ी को लिया है। तो विकेट कीपर में सबसे बेहतर चॉइस मेरे पास डेवन कॉनवे होते हैं। और बल्लेबाजों की अगर यहाँ पर बात आ जाए तो डैरल मिचेल बहुत तकड़ी फॉर्म में है, ग्लेन फिक्स गेंदबाजी भी करते दिखेंगे, वीरेंद्र सिंह भी लास्ट मैच में रन बनाए थे और डब्ल्यू यंग ने पिछले मैच में रन नहीं बनाए। तो इस बार पूर्ति करना चाहेंगे पिछले मैच की, वो अच्छे खिलाड़ी हैं। और ऑलराउंडर्स की अगर बात कर ली जाए तो बैस लीडे यहाँ पर हो गए, एक्करमैन हो गए, गेंदबाजी से पॉइंट देने वाले, बल्लेबाजी से देने वाले। और यहाँ पर रचिन को छोड़ के हमने सेटनर को लिया। मुझे लगता है कि रचिन इस बार बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे। और तेज़ गेंदबाजों की अगर यहाँ पर बात कर ली जाए तो ट्रेंट बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट हेनरी बहुत इंपॉर्टेंट है और वॉन विक आपको जो है यहाँ पर गेंदबाजी में बहुत बढ़िया करते हुए दिखेंगे। कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर बता दो, ट्रेंट बोल्ट मेरे कैप्टन होने और वाइस कैप्टन में डैरल मिचेल मेरे होने वाले हैं। तो ये मेरी टीम हो गई आज के लिए। और अगर आप यहाँ पर अभी तक रुके हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपको डिफरेंट जो है टेलीग्राम चैनल पर टीम मिलने वाली है। आज के लिए धन्यवाद।